हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी पीजीटी साइकोलॉजी एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक टीजीटी, पीजीटी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी एनटी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी का पीजीटी 2016 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कोड है इसका PG13 और हम लोग 4 पार्ट इसका सॉल्व कर चुके हैं। आज लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 105 है। कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा यह निर्धारित करता है कि कार्य समाज द्वारा तय मानकों व नियमों के हिसाब से सही है या नहीं? ऑप्शन नंबर ए है आपका उपाहम यानी इड, बी है सोशल लर्निंग, सी है सुपर ईगो, डी है ईगो। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है आपका पराहम, सुपर ईगो। ठीक है, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये जो इड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट है, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। और इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी को कहते हैं साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, और इन्होंने ईड ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट दिया था। तो देखिए होता क्या है, फटाफट इसको देख लेते हैं। ईड जो होता है प्रिंसिपल ऑफ प्लीजर पे काम करता है। इसे नॉर्म्स से, सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट से कोई मतलब नहीं होता। ये प्लीजर प्रिंसिपल पे काम क्या बोलते हैं कि बेस्ड होता है। ईगो जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे काम करता है, रेशनैलिटी होती है। ठीक है, और ये एग्जीक्यूटिव पावर कहलाता है बॉडी का। और अगर हम सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो क्या है, सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी कि क्या सही है क्या गलत है इसकी बात करता है। ये अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों होता है। और ये मोरल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ये मोरल एस्पेक्ट्स को देखता है, एथिक्स को देखता है, जो सोसाइटी के कोड ऑफ कंडक्ट है उसको देखता है। अब अगर आपके क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, क्वेश्चन में पूछा भी यही गया था कि कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा यह निर्धारित करता है कि कार्य समाज द्वारा तय मानकों व नियमों के हिसाब से सही है या नहीं, यानी सुपर ईगो, जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को, राइट और रॉन्ग की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों को छल से साधने वाली व्यक्तिक प्रवृत्ति क्या है? तो ऑप्शन है आपका सेल्फ स्टीम, बी है सेल्फ मॉनिटरिंग, सी है मैकियावेलिनिज्म, डी है लोकस ऑफ कंट्रोल। माफ कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेलिनिज्म, इसका सही आंसर है। देखिए, मैकियावेलिनिज्म होता क्या है, ये मैकियावेली जो थे एक इटालियन पॉलिटिशियन थे, इटालियन पॉलिटिशियन। और इन्होंने जो है कि अपनी एक बुक लिखी है द प्रिंस, उसी से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट लिया गया है? अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए लोगों को धोखा देना और उससे जीत पाना, ये मैकियावेली ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है। तो इसको मैकियावेलिनिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सूचना के कूट लेखन, भंडारण एवं पुनः प्राप्ति को क्या कहा जाता है? यानी कि विच रिफर्स टू इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑप्शन है ए मेमोरी, बी आइडियाज, सी है इंफॉर्मेशन, डी है प्रोसेस। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ए स्मृति। स्मृति क्या है इसका सही आंसर है, यानी कि इंफॉर्मेशन की कोडिंग करना, उसको हाँ देखिए, ये इंफॉर्मेशन को कोडिंग करना, फिर उसे स्टोर करना, फिर उसको रिट्राइव करना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये मेमोरी प्रोसेस है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सबसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हमारे पास आती है, फिर इनकोड होता है, यानी कि इनकोड होता है, फिर स्टोरेज होता है, फिर रिट्राइव होता है डेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 108 क्वेश्चन है आपका। किस प्रकार की आवश्यकता मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकता जैसे रोटी, कपड़ा और मकान से संबंधित है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैस्लो की साइकोलॉजिकल नीड थ्योरी, माफ़ कीजिएगा, मैस्लो की नीड हायरार्किकल थ्योरी। ठीक है, ऑप्शन है इसमें सेल्फ स्टीम नीड, बी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, सी है फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड। तो इसका जो सही आंसर है फिजियोलॉजिकल नीड्स है, शारीरिक आवश्यकता है। तो इसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैस्लो की जो थ्योरी थी, नीड हायरार्किकल थ्योरी, उसको इन्होंने 5 स्टेप में बांटा था। जो लास्ट की 2 स्टेज थी इन्हें लोअर लेवल की नीड्स कहते हैं, और अपर की 3 नीड्स जो हैं हायर लेवल की नीड्स हैं। तो जो रोटी, कपड़ा और मकान की बात की गई है ये हमारे शरीर से रिलेटेड है, और इसे ही हम फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं, जैसे ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होम्योस्टेसिस, स्टेसिस एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, फिर ये सेफ्टी है, ये लोअर लेवल नीड्स है, जिसे अब्राहम मैस्लो ने दिया था।
ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपका शारीरिक आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 109 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ड्राइव के लिए एक पुनर्बलन अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है, यानी ड्राइव के लिए एक पुनर्बलन अभिकर्ता के रूप में क्या कार्य करता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको पढ़ते ही समझ में आ जाता है आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है इसका मोटिव्स, बी है इंसेंटिव्स, सी है नीड्स, डी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देखिए ड्राइव यानी कि ड्राइव क्या है, चालक, उसके लिए जो पुनर्बलन अभिकर्ता या रीइंफोर्समेंट का काम करता है वो होता है प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही ऑप्शन है। इंसेंटिव्स को हम लोग गोल भी कहते हैं, ये मोटिवेशन का क्वेश्चन है और इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो मोटिवेशन साइकिल होती है वो 3 स्टेप में होती है। पहले हमारे पास कोई नीड्स होती है, फिर उस नीड को पूरी करने के लिए यानी गोल तक पहुंचने के लिए हम कुछ बिहेवियर करते हैं जिसे हम ड्राइव कहते हैं, और जब हम ड्राइव करते हैं तो गोल तक पहुंच जाते हैं। यानी कि जब एक भूखे को अगर भोजन मिल जाए किसी तरीके से, वो ढूंढ रहा है कहीं भी और ढूंढने के बाद वो भोजन मिल जाए तो वो उसको गोल्स या इंसेंटिव उसका मिल जाता है। तो क्वेश्चन में आपके यही पूछा गया है कि ड्राइव के लिए पुनर्बलन में अभिकर्ता का कार्य कौन करता है, तो गोल्स या इंसेंटिव जो है अभिकर्ता का कार्य करता है। साथ ही साथ इसमें मैं एक तथ्य और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो चौथा कंपोनेंट है मोटिवेशन का वो क्या है, तो मोटिवेशन का जो चौथा कंपोनेंट है कॉग्निशन है। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है मैं लिखने में गलती हो जाए लेकिन ध्यान से सुनिएगा ताकि गलत ना हो। कॉग्निशन जो है चौथा कंपोनेंट है और इसे डेसी ने 1975 में जोड़ा इस नए कंपोनेंट को। अब कुल मिला के मोटिवेशन साइकिल में 4 कंपोनेंट हो गए हैं। चौथा कंपोनेंट क्या है, कॉग्निशन है। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को मुख्य संरचना प्रदान करता है। ऑप्शन ए है अधिगम, बी है स्मृति, सी है अभिवृत्ति, डी है अनुभव। तो देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स को रिमूव करते जाइए। अब आपसे पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ की स्ट्रक्चर टू पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल्स। तो देखिए मेमोरी से इसका कोई लेना देना नहीं है, एटीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व को मुख्य संरचना की बात कर रहा है। मुख्य संरचना कौन प्रदान करता है, अनुभव भी नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी अधिगम जो है इसका सही आंसर होगा। अधिगम के द्वारा ही हम अपनी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, परफेक्शन लाते हैं उसमें और एक सेटअप में उसको सेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 111 आपकी स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सा तत्व पेवलोव के प्राचीन अनुबंध अधिगम में असहज उद्दीपक है। देखिए कभी कभी कुछ की हिंदी नहीं समझ में आती है तो उसका इंग्लिश वर्जन देख लेना चाहिए। तो विच एलिमेंट इज द आर्टिफिशियल स्टिमुलस इन पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग। ऑप्शन ए है बेल्स, बी है स्टिक, सी है पेन और डी है वाटर। तो देखिए जो इसका सही आंसर है, इसमें बेसिकली पूछा यह गया है कि अनकंडीशनड माफ़ कीजिएगा कंडीशनड स्टिमुलस या आर्टिफिशियल स्टिमुलस का एग्जाम्पल कौन है। तो पेवलोव के केस में, पेवलोव की थ्योरी में जो बेल थी, जो घंटा था, वो आर्टिफिशियल कंडीशन स्टिमुलस की बात करता था। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, जो यूसीएस था पेवलोव के थ्योरी में, यूसीएस है फूड, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, फूड है। प्राकृतिक नेचुरल, सेलिवेशन क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। बेल क्या है, कंडीशन स्टिमुलस, यानी कंडीशन कर दिया था डॉगी को उन्होंने घंटी की आवाज़ से। और उसके बाद क्या है, फिर कंडीशन रिस्पॉन्स उसका क्या निकला, सेलिवेशन। तो जो एलपी पेवलोव है बहुत ही महान साइकोलॉजिस्ट और फिजियोलॉजिस्ट हैं, रूसी साइकोलॉजिस्ट हैं, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टुलविंग के अनुसार स्मृति की 3 व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, टुलविंग के अनुसार स्मृति की 3 व्यवस्थाएं हैं, कौन सी हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है, प्रोसीजरल मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी एंड एपिसोडिक मेमोरी। टुलविंग ने इसे 1972 में दिया था। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका देख लेते हैं टुलविंग के बारे में। तो देखिए टुलविंग्स मॉडल, टुलविंग 1972, इन्होंने 1972 में ये बताया था कि मेमोरी 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन सी, एपिसोडिक मेमोरी, सेमेंटिक मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, ये आपकी यादों से जुड़ी होती है, पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस से जुड़ी होती है। सेमेंटिक मेमोरी क्या होती है, दिस इज़ द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, यानी शब्द के अर्थ से भी रिलेटेड होती है। प्रोसीजरल मेमोरी क्या है,
हाउ टू डू समथिंग, कोई कार्य कैसे किया जाता है, या फिर लर्निंग कनेक्शन बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, ये किसका काम है, ये आपका प्रोसीजरल मेमोरी का काम है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो देखिए क्या लिखा है, एटकिंसन के सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि कार्य की उपागम प्रवृत्ति का प्रकार है, यानी कि अकॉर्डिंग टू एटकिंसन्स थ्योरी द टेंडेंसी टू अप्रोच एन अचीवमेंट टास्क इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, यानी किसका किसका फंक्शन है, द मोटिव फॉर सक्सेस, बी है द सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑन द टास्क, द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ रीचिंग द गोल और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त सभी का है, ठीक है। यानी उपलब्धि कार्य की उपागम प्रवृत्ति का जो फंक्शन है वो क्या है, सफलता के उद्देश्य से, कार्य की सफलता की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता और लक्ष्य प्राप्ति का प्रेरक मूल्य, ये तीनों ही चीज़ें इसमें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रकार से व्यवस्थित है। देखिए मेमोरी जो चैप्टर है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था टूलविंग वाला, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है देखिए, फॉलोइंग करेक्टली अरेंज्ड, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका जो सही आंसर है वो है, यानी सबसे पहले कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेंसर्स के थ्रू आती है, हमारे सेंसर्स के थ्रू आती है, संवेदी अंगों के थ्रू, तो पहले उसकी इनकोडिंग की जाती है, फिर उसको हमारा दिमाग स्टोर करता है, फिर रिट्रीव करता है। तो अगर इसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं तो ये क्या है, अभी जस्ट हम लोगों ने बात की थी स्टेजेस ऑफ मेमोरी। तो स्टेजेस ऑफ मेमोरी में हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, कोई सेंसरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होती है, फिर हमारा दिमाग उसको परसीव करता है और सबसे पहले उसको इनकोड करता है, फिर उसको स्टोर किया जाता है, फिर उसको रिट्रीव किया जाता है। यानी कि अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो पहला हमारा दिमाग में रजिस्ट्रेशन होता है यानी इनकोडिंग, फिर रजिस्ट्रेशन के बाद होता है रिटेंशन, यानी दूसरा आर क्या है, रिटेंशन का मतलब स्टोरेज, और थर्ड आर रिट्रीवल या रिकॉल या रिमेंबरिंग, इसको बोलते हैं रिट्रीवल। तो ये इसका सही प्रोसीजर है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण और आदत, ठीक है, एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण और आदत को अन्य परिस्थिति में स्थानांतरण करना स्थानांतरण को संदर्भित करता है। यह स्टेटमेंट किसका है, केवल आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सोरेनसन का स्टेटमेंट है, यानी ट्रांसफर रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर, हु सेड इट, सोरेनसन। उसके अलावा अगर हम स्किनर की बात करें तो स्किनर ने क्या दिया है, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी है, या उसी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। वॉटसन कौन है, वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, जो कि 1913 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लाया था। और पेवलोव की बात करें तो पेवलोव की थ्योरी का क्या नाम है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसे पिछले क्वेश्चन में, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है पेवलोव को, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी प्राचीन अनुबंधात्मक सिद्धांत। सोरेनसन के बारे में बता दिया, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सोरेनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 116, निस्यंदक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, यानी निस्यंदक सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन है ब्रॉडबेंट, बी है ट्रीजमैन, सी है जेम्स, डी है वुड्सवर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो ब्रॉडबेंट है। ब्रॉडबेंट ने जो है निस्यंदक सिद्धांत या फिल्टर थ्योरी को 1958 में प्रतिपादित किया था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग सेलेक्टिव थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग अर्ली सेलेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। तो ब्रॉडबेंट्स फिल्टर मॉडल या तो फिल्टर थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली सेलेक्टिव मॉडल। ध्यान से सुनिएगा, अर्ली सेलेक्टिव मॉडल भी कहा जाता है इनकी थ्योरी को। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बॉटल नेक थ्योरी दी थी, ठीक है। बॉटल नेक थ्योरी क्या होती है, इन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन, हम मनुष्य के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन 4 या 5 इन्फॉर्मेशन एक साथ आ जाती हैं, तो उसमें से मनुष्य का दिमाग जो है केवल एक ही इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करता है, ठीक है, और उसको सेलेक्ट करने के बाद मेमोरी में जाके स्टोर कर लिया जाता है, यानी बॉटल नेक थ्योरी। यानी कि जिस पर कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा होगा, जिस पर ध्यान हमारा अटेंशन ज़्यादा होगा, उसी इन्फॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन देखिए इसी में दूसरा ऑप्शन है ट्रीजमैन। क्या कहते हैं, ट्रीजमैन का जो मॉडल है एटीन्यूएशन मॉडल, इन्होंने ये कहा कि 4-5 इनपुट हमारे सामने होते हैं, तो हम एक को तो पूरा परसीव कर लेते हैं एक इन्फॉर्मेशन, और दूसरे का पार्शियल पार्ट,
यानी कि 4-5 में से एक तो पूरी तरह इन्फॉर्मेशन हम लोग ले लेते हैं और दूसरे का जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी हमारा दिमाग कहीं ना कहीं से एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि वर्किंग मेमोरी में चला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है दोनों की। हो सकता है इस बार ट्राइजमैन्स एटीन्यूएशन थ्योरी पूछी जाए, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117 है, एक कर्मचारी वेतन के बजाय सम्मान को महत्व देता है, उसमें से कौन सा प्रेरक प्रबल है? ऑप्शन नंबर ए है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सी है सेल्फिशनेस और डी है प्राइमरी। तो देखिए जो इसका सही आंसर है ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है। जब हम सम्मान, प्यार, बिलोंगिंगनेस, लव की बात करते हैं तो ये हम इंटरनली मोटिवेट होते हैं। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जैसे कोई हमारा रिवॉर्ड हो गया, या अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे या गोल्ड मेडल मिलेगा, इस टाइप का, ये सारे क्या है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है एक तरीके ये क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फील होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है अंतःप्रेरणा, ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, परीक्षण प्राप्तांक व्यवहार एवं व्यक्तिगत उपलब्धि आदि कसौटियों के प्रति अनुरूपता की खोज करके इस विशेषता का आकलन किया जाता है। यानी दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इज असेस्ड बाय एक्सप्लोरिंग कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टेस्ट स्कोर टू सम क्राइटेरियन लाइक बिहेवियर, पर्सनल अकम्पलिशमेंट। ऑप्शन ए है रिलायबिलिटी, बी है परफेक्टनेस, सी है स्टेबिलिटी, डी है वैलिडिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होती है इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए अगर रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी इज द एक्सटेंट वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट मेजर एग्जैक्टली। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पज़ के लिए बनाया था क्या वो पर्पज़ हमें फुलफिल हो रहा है, ये वैलिडिटी। यानी कि जैसे घड़ी का काम है समय मापना, तो अगर घड़ी टाइम की जगह जो है टेम्परेचर नापने लगे तो ये इनवैलिड हो जाएगी। तो वैलिडिटी का मतलब यही होता है जो इंस्ट्रूमेंट जिस पर्पज़ से बनाया गया है उसी पर्पज़ को वो फुलफिल करे। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी इज द एक्सटेंट टू विच द आउटकम्स आर कंसिस्टेंट व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मोर देन वंस। यानी कि ये कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होता है। यानी कि जैसे कोई टेस्ट या कोई परीक्षण आपने कुछ बच्चों पर एडमिनिस्ट्रेट किया और उसी के 14 दिन बाद या कुछ दिन बाद फिर से आपने उसी परीक्षण को दोबारा उन्हीं बच्चों पर एडमिनिस्ट्रेट किया और दोनों का जो रिजल्ट है सेम आ रहा है, तो ये कहलाता है रिलायबिलिटी। यानी हम ये कह सकते हैं उस केस में कि हाँ परीक्षण जो है रिलायबल है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। यानी कि कसौटियों के प्रति अनुरूपता की खोज करके इस विशेषता का आकलन किया जाता है, किसका, वैधता का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सामान्य कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सामान्य कारक सिद्धांत किसने दिया है, यानी जनरल फैक्टर थ्योरी। तो अगर हम जनरल फैक्टर थ्योरी की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स स्पीयरमैन, बी है एल थर्स्टन, सी है जेपी गिलफोर्ड, डी है वर्नॉन। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो है आपका जनरल फैक्टर थ्योरी दी है। दरअसल इनकी थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इनकी थ्योरी को टू फैक्टर का थ्योरी कहा जाता है, जिसमें एक को जी फैक्टर इन्होंने कहा और दूसरे को एस फैक्टर का, जनरल और स्पेसिफिक फैक्टर। अब अगर हम एल थर्स्टन की बात करें तो एल थर्स्टन की जो थ्योरी है 1938 में इन्होंने दी थी और इनकी थ्योरी को मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। एल थर्स्टन की थ्योरी को क्या कहा जाता है, मल्टी फैक्टर थ्योरी कहा जाता है। अब जेपी गिलफोर्ड की बात करें तो जेपी गिलफोर्ड ने जो है कि 3 डायमेंशनल थ्योरी दी है, त्रिविमीय सिद्धांत, जो कि मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के अंतर्गत आता है। इसमें 2 लोगों ने इनके साथ दी थी, एक इनके साथ थॉर्नडाइक थे, उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया था। तो जेपी गिलफोर्ड की जो थ्योरी है 1967 में आई थी और इनकी थ्योरी को 3 डायमेंशनल थ्योरी कहा जाता है। अब वर्नॉन की बात करें तो वर्नॉन का रोज़ हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं इस समय, हायरार्किकल थ्योरी या पदानुक्रमिक सिद्धांत कहा जाता है वर्नॉन की थ्योरी को, हायरार्किकल थ्योरी। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 120 आपकी स्क्रीन पर है, किसने सूचना प्रक्रिया घटकों एवं उप घटकों में विभेदीकरण किया है? यानी हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंपोनेंट्स एंड मेटा कंपोनेंट्स। तो किसने किया है, इसका जो सही आंसर है स्टर्नबर्ग। ठीक है, स्टर्नबर्ग जो है ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने 1985 ईस्वी में ट्रायर्किक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग।
जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टर्नबर्ग हायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इनकी थ्योरी को क्या कहा जाता है? त्रिस्तरीय सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि के 3 प्रकार हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। तो ये इनकी थ्योरी है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंपोनेंट्स एंड मेटा कंपोनेंट्स, ये किसका है? ये स्टर्नबर्ग का है। ठीक है। साथ ही साथ इसमें देखिए बिने हैं। बिने के बारे में आप लोगों ने जाना होगा। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण साइमन बिने ने मिलकर किया था। ब्रूनर कौन है? ब्रूनर को इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग टर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने आइकॉनिक और मतलब 3 अवस्थाएं बताई थी बच्चे की। और प्याजे जो है, प्याजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121, जन समूह में बुद्धि के मापन से एक घंटी के वितरण का आकृति के वितरण का उत्सर्जन होता है, इसे क्या कहते हैं? यानी मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस इन पॉपुलेशन प्रोड्यूसेस अ बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज इट कॉल्ड? तो देखिए, जब भी जहाँ पर भी बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी तो आप आंख बंद करके सामान्य वक्र, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व या एनपीसी पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि एनपीसी कर्व ही बेल शेप्ड कर्व होता है। और इसमें क्या है कि इसमें एनपीसी कर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें जो 68.26% पॉपुलेशन होती है वो मीन पोजीशन से 1 सिग्मा प्लस -1 + 1 सिग्मा पर ही लाई करती है। बाकी के 1 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच में बाकी के केसेस लाई करते हैं दोनों डायरेक्शन में। ठीक है। तो एनपीसी कर्व क्या होता है? हमेशा बेल शेप्ड होता है, इसको याद रखिएगा। और ओगाइव कर्व की क्या बात करें, ओगिव कर्व की बात करें या ओजिव कर्व की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड होता है। ठीक है। और यू कर्व आप लोगों को पता है यू शेप्ड में होता है, और टी शेप्ड कर्व टी शेप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 122, व्यक्ति द्वारा दूसरों के साथ किए जाने वाले प्रतिकार एवं क्रिया प्रतिक्रिया के समग्र तरीकों को क्या कहते हैं? यानी द सम टोटल ऑफ वेज in which an individual reacts to and interacts with other is known as personality, emotion, learning, values। तो इसका जो सही आंसर है वो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। देखिए, सम टोटल की बात कर रहा है, यानी कि आपका जो बिहेवियर है, सम टोटल है, वो व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है। यानी दूसरों के साथ किए जाने वाले प्रतिकार एवं प्रतिक्रिया के समग्र तरीकों को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निरीक्षण की तथ्यात्मक परिशुद्धता दर्शाती है, यानी फैक्चुअल एक्यूरेसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन डेपिक्ट्स, व्हाट डेपिक्ट्स? वैलिडिटी, विश्वसनीयता, निश्चितता, यथार्थता। देखिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है वैलिडिटी या वैधता। देखिए, वैलिडिटी, वैधता बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या देख सकते हैं? जो रिलायबिलिटी क्या है आपका? रिफर टू द कंसिस्टेंसी से रिलेटेड होता है। वैलिडिटी क्या है? एक्यूरेसी से रिलेटेड है। और इसमें क्या है, ये जो इसके एग्जांपल है, 2 कॉमन टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटररेटर, और वैलिडिटी भी 2 टाइप की है। ठीक है। तो इस हिसाब से जो सही आंसर है हमारा वैलिडिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 124, कौन से परीक्षण में कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किया गया है? तो देखिए, नाम से ही अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो नाम से ही समझ में आ जाएगा। उस स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस। तो 16 PF इसका जो है सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 16 PF जो है इसका सही आंसर है। अब बाकी के ऑप्शन की बात करें तो जो MMPI है, MMPI क्या है? MMPI आपका है मिनेसोटा, ध्यान से सुनिएगा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनल इन्वेंट्री, जिसे हाथवे एंड मैकिनले ने दिया था। हाथवे, ये पूछा जा सकता है अब अगली बार, हाथवे एंड मैकिनले ने, यानी कि MMPI किसने दिया है? तो हाथवे एंड मैकिनले ने 1940 में दिया था। इसमें टोटल कितने आइटम्स थे? इसमें टोटल जो आइटम्स की संख्या है 550 आइटम्स थे। ठीक है। और सबका आंसर ट्रू, फॉल्स और कांट से में, मतलब कह नहीं सकते में देना था। ठीक। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट ऑप्शन है इंक ब्लॉट टेक्निक। अब इंक ब्लॉट टेक्निक जो है ये रोशार्क ने इसको दिया है, इंक ब्लॉट टेक्निक। ठीक है। और इसमें क्या होता है इंक ब्लॉट टेक्निक में? इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं।
इंक ब्लॉट टेक्निक में क्या है, टोटल जो है आपके 10 कार्ड्स होते हैं, 5 जो होते हैं आपके ब्लैक एंड वाइट होते हैं और 5 जो है कलरफुल होते हैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें 16 PF, तो 16 PF क्या है, इस परीक्षण को फैक्टर एनालिसिस पर आधारित है, अभी जस्ट बताया मैंने, और कैटल्स ने बनाया था, इसलिए इसको कैटल्स 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर बोलते हैं। और थेमेटिक का परसेप्शन टेस्ट की बात करें तो ये मर्रे तथा मॉर्गन ने दिया था। अगर मॉर्गन ऑप्शन में नहीं होगा तो मर्रे लगाइएगा। कल भी मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ये बात मैंने कही थी। इसमें टोटल 31 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 30 जो होते हैं 30 कार्ड पर चित्र बने होते हैं और एक कार्ड सादा होता है। और किसी भी इंसान को पर इसको अप्लाई करने के लिए पहले उसकी एज और सेक्स के अनुसार उसे चुन लिया जाता है और फिर उस पर 20 कार्ड मतलब अप्लाई कर दिया जाता है और उसे 20 कार्ड दिया जाता है, जिसमें से 19 भरे होते हैं और एक सादा होता है। क्वेश्चन नंबर 125 है आपका, द असर्शन दैट ऑर्गेनिज्म आर मोटिवेटेड टू एक्ट बिकॉज ऑफ नीड टू रीस्टेब्लिश बैलेंस, ये क्या उद्धृत करता है? यानी अधिगम ड्राइव व्यवहार को शक्ति देती है, जैविक ड्राइव व्यवहार को शक्ति देती है, या चिंतन व्यवहार को शक्ति देती है, या चयन व्यवहार को शक्ति देती है। देखिए यहाँ पर संतुलन की बात हो रही है। संतुलन पुनर्स्थापन की आवश्यकता के कारण जीव प्राणी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होते हैं। यानी क्यों प्राणी क्रिया के लिए अभिप्रेरित होते हैं? उनका जो बायोलॉजिकल ड्राइव एनर्जाइज बिहेवियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। जो हमारा बायोलॉजिकल नीड्स हैं, हमारी बायोलॉजिकल नीड्स क्या हैं? थर्स्ट, हंगर, स्लीप, डेफिकेशन का मतलब मलमूत्र त्याग करना। ये सारी चीज़ें जब तक हम नहीं कर पाएंगे तब तक हम और चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इस कथन का, जैविक ड्राइव व्यवहार को शक्ति देता है, यही इसका सही आंसर होगा। तो ये पेपर जो है PGT 2016 का ख़त्म हो गया है, हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के पेपर के साथ। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। और UGC नेट पेपर फर्स्ट और एजुकेशन और साइकोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और रेगुलर अपडेट्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।